नेक्स्ट हेडिंग लिखो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू नेक्स्ट हेडिंग लिखो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ रॉड। चलो लिखो, ये सारे फॉर्मूले हमें अभी बस लिखते जाना है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब इसके बाद स्टार्ट होगा वहां सबका डेरिवेशन मिलेगा आपको। हाँ हाँ, यहाँ देखो, ये हमने ले लिया एक रॉड, इसका मास हमने ले लिया किसके बराबर, कैपिटल एम, और जो लेंथ है वो ले लिया हमने एल के बराबर। यहां से हमें इस जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है वो इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, जो कि डिस्टेंस कितना है, आर के बराबर। जो डायरेक्शन होगा वो किसकी तरफ होगा, टुवर्ड्स द रॉड, चूंकि रॉड के कारण करा दिया था मैंने, या फोर्स निकलवाया था कुछ ऐसा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी नहीं कराया था मैंने। देखो इधर, अभी तो शायद मैंने पॉइंट मास और रिंग के कारण कैलकुलेट, देख लो इधर। तो इस पॉइंट पी पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी वो होगी G इक्वल्स टू G इंटू कैपिटल M अपॉन L इंटू 1/r माइनस ऑफ 1/r प्लस L के बराबर, ठीक है। यहां से हम लोग देख रहे हैं ये जो है एक्सियल पॉइंट पे है, ठीक है। मान लो ये हमारा फर्स्ट पार्ट ले लो ए, सेकेंड पार्ट अगर हम कैलकुलेट करें कि एक रॉड है, इसका मास हमने ले लिया कैपिटल एम और लेंथ ले लिया एल के बराबर। अगर इस पॉइंट पे अगर हमें फाइंड करना है, इस पॉइंट पी पे, और ये जो एंगल ले रहे हैं ये हम ले रहे हैं θ1, और ये जो एंगल है वो ले रहे हैं हम लोग किसके बराबर, θ2 के बराबर। अब एक बात देखो, इस केस में जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है वो दो डायरेक्शन में होगा, ठीक है। एक तो इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा, जैसे मान लो अगर कोई भी अगर एक डिफरेंशियल एलिमेंट अगर हम कंसिडर करें तो इसके कारण जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी वो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होती है, टुवर्ड्स। जैसे मान लो अगर इस पॉइंट के कारण निकाले तो किसकी तरफ होगा, ये एक पॉइंट मास होगा और उसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो इधर की तरफ होगी, ये होगा। जो एक पॉइंट चार्ज के कारण हमने डायरेक्शन देखा था वो किसकी तरफ था, टुवर्ड्स द पॉइंट, सॉरी पॉइंट मास के कारण जो देखा था वो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किधर की तरफ होती थी, टुवर्ड्स पॉइंट मास की तरफ, ठीक है। बेटा अभी डिराइव वगैरह इसमें कोई भी डेरिवेशन आपको नहीं कराया जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबका डेरिवेशन होगा आपका, ठीक है। अब एक बात देखो, ये जो पार्ट आएगा इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग और दूसरा कौन सा, वाई एक्सिस के लॉन्ग। ये हमने ले लिया एक्स वाई एक्सिस और ये हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस। तो इसका जो अगर डिपेंड करेगा कि θ1 और θ2 की क्या वैल्यू है, अगर दोनों बराबर हुए तो कौन सा कंपोनेंट कैंसिल आउट होगा, वाई कंपोनेंट। जो अगर दोनों की वैल्यू θ1 और θ2 अगर दोनों बराबर हुए तो उस केस में वाई कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ कौन सा, एक्स कंपोनेंट। लेकिन अगर दोनों अलग अलग हुए तो उस केस में एक्स कंपोनेंट भी होगा और वाई कंपोनेंट भी। तो जो जी एक्स की वैल्यू होती है वो होगी जी लैम्डा अपॉन, लैम्डा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम बाई एल के बराबर। तो जी लैम्डा अपॉन कितने डिस्टेंस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, स्मॉल आर डिस्टेंस पे, ध्यान रखना ये परपेंडिकुलर हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो जी लैम्डा अपॉन आर, और ये किसके बराबर आएगा, तो साइन θ1 प्लस किसके, साइन θ2 के बराबर। और यही अगर हम लोग देखते हैं, अगर y कंपोनेंट अगर कैलकुलेट करें तो जी वाई की वैल्यू होगी जी लैम्डा अपॉन स्मॉल आर कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 के बराबर, ठीक है। ये आप डायरेक्ट, ये जैसे ही θ1 θ2 की वैल्यू पुट करोगे अपने आप जो आएगा वो साइन के साथ आएगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, साइन θ1 प्लस साइन θ2 है तो ये पॉजिटिव आने का मतलब है कि टुवर्ड्स द मास होगा या टुवर्ड्स द रॉड होगा। जो वाई एक्सिस के केस में हमें ये डिपेंड कर सकता है कि जो θ1 ज्यादा है या θ2 ज्यादा है। जैसे मान लो ये हमने रॉड लिया, अगर ये ले लेते हैं कि ये जो नीचे वाला जो एंगल है वो किसके बराबर है, θ1 के बराबर,
और जो ऊपर वाला एंगल है वो किसके बराबर है, θ2 लेते हैं हम लोग। अब एक बात देखो, अगर एक केस हम कंसिडर करें कि θ1 इज ग्रेटर देन किससे, θ2 से, यानी इस पार्ट में लोअर पार्ट का जो मास होगा वो ज्यादा होगा और अपर पार्ट का मास कम होगा। सपोज अगर एक बार देखो 2 सेंटीमीटर ये है और 4 सेंटीमीटर ये है, तो क्या ऊपर वाला 2 सेंटीमीटर और नीचे वाला 2 सेंटीमीटर क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? जो ऊपर वाले 2 सेंटीमीटर के इफेक्ट का y कंपोनेंट होगा वो नीचे के 2 सेंटीमीटर के y कंपोनेंट से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर ये बात? ये हो जाएगा ना। बचेगा कौन सा, नीचे वाला पार्ट, मतलब जो नीचे का जो 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है उसके कारण हमें मिलेगा एक y कंपोनेंट, और उसके कारण डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ। उसके कारण डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ। अब एक बात देखो, क्या इस वाले फॉर्मूले में आप जैसे ही अगर θ1 अगर ग्रेटर देन θ2 पुट करोगे तो क्या ये वैल्यू g की जो वैल्यू आएगी वो कौन से डायरेक्शन में आएगी, क्या नेगेटिव आएगी? अरे हाँ है ना, यानी जो जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी वो किसकी तरफ, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। क्लियर हो गई ये बात? अगर मान लो θ1 जो हो वो लेस देन किससे हो, θ2, तो जी वाई की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, पॉजिटिव, यानी जो y कंपोनेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव y डायरेक्शन में। कई बुक में आप देखोगे तो कभी cos θ2 माइनस cos θ1 मिलता है, कभी cos θ1 माइनस cos θ2 भी मिलता है। ठीक है, हमें ये वाला याद रखना है। इससे फायदा ये है कि हमें प्रॉपर डायरेक्शन के साथ मिल जाए ताकि हमें सोचने की जरूरत ना पड़े। बाकी ऐसे भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, अगर ये थीटा बड़ा होगा तो नीचे की तरफ होगा, ये थीटा बड़ा होगा तो ऊपर की तरफ। तो अगर आपको cos θ2 माइनस cos θ1 में कभी कंफ्यूजन हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ से हमें खुद भी बता सकते हैं कि जो y कंपोनेंट होगा वो किसकी तरफ होगा, जिधर की तरफ मास ज्यादा उधर की तरफ जो हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी उसी के हिसाब से नेगेटिव या पॉजिटिव y एक्सिस में होगी। अदरवाइज अगर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो अपने आप पॉजिटिव नेगेटिव साथ में आएगा। ठीक है, चलो ये नोट कर लिया सभी ने। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर मान लो इसी में देख लेते हैं कि एक केस देख लेते हैं कि θ1 या जैसे मान लो सेमी इनफाइनाइट रॉड के कारण अगर देखें, सेमी इनफाइनाइट रॉड है तो उस केस में अगर हम कैलकुलेट करें, जैसे ये हमारा एक रॉड है, इस रॉड की हम थिकनेस कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ये मान लो इस वाले पॉइंट पे फाइंड करना है और ये ऊपर की तरफ एक्सटेंड हो रहा है इन्फिनिटी तक। कितने डिस्टेंस पे फाइंड करना है, आर पे, और जो डेंसिटी दी हुई है वो दी हुई है लैम्डा के बराबर। तो इस केस में कौन सा, क्या दोनों कंपोनेंट आएगा, एक्स कंपोनेंट भी और वाई कंपोनेंट भी। तो θ1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 डिग्री, और θ2 की वैल्यू किसके बराबर। तो अब एक बात देखो, जैसे जैसे हम यहां से अगर देखें, अगर सपोज रॉड यहां तक होता तो कुछ θ2 यहाँ पे होता, जैसे जैसे ये रॉड की लेंथ बढ़ेगी क्या थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी और मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगी, 90 डिग्री। तो θ2 जो होगा वो किसके बराबर, 90 के बराबर, यानी जो gx आएगा वो किसके बराबर, तो साइन 0 प्लस साइन 90 किसके बराबर, तो जी लैम्डा अपॉन कितना, आर, और जो जी वाई की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर, तो cos 0 किसके बराबर आएगा, 1, और cos 90 0, तो ये भी किसके बराबर होगा, तो जी लैम्डा अपॉन कितना, आर। ये जो डायरेक्शन होगा जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का, तो इस वाले पॉइंट पे एक्स कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा जो gx हो गया, y कंपोनेंट किधर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, बाकी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई थीटा की वैल्यू बताओ कि नेट ग्रेविटेशनल फील्ड जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो tan थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर, tan थीटा इक्वल्स टू जी वाई अपॉन किसके, जी एक्स के बराबर। ठीक है, चलो अब इसके बाद देखते हैं, नोट कर लिया सभी ने, भाई फॉर्मूला लिख रहे हैं साथ में नोट करते जाना। तो ठीक है, चलो अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि अगर एक इनफाइनाइट वायर है तो उसके कारण देखें, अगर एक इनफाइनाइट वायर है, ये इनफाइनाइट वायर है तो नीचे भी कहां तक एक्सटेंड होगा, इन्फिनिटी तक, और ये यहां भी कहां तक एक्सटेंड होगा, इन्फिनिटी तक। आर डिस्टेंस पे फाइंड करना है, डेंसिटी किसके बराबर, लैम्डा। इस केस में अगर देखें तो θ1 और θ2 दोनों ही किसके बराबर हो जाएंगे, π/2, और यहां से हम gx अगर देखेंगे तो वो किसके बराबर, sin π/2 प्लस sin π/2 कितना आएगा, 2g लैम्डा अपॉन आर, और जी वाई की जो वैल्यू आएगी वो cos θ1 θ2 दोनों ही 0, तो ये किसके बराबर, 0 के बराबर। ठीक है,
इसके बाद जो हेडिंग है वो लिखना ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट हेडिंग लिखो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क। चलो यहां से देखो कि अगर मान लो हम लोग एक सर्कुलर आर्क ले रहे हैं कुछ इस तरीके का, और इसके ऊपर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। सपोज मास ले लिया हमने कैपिटल एम, और यहां से इस पॉइंट पे हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, और ये जो टोटल एंगल दिया हुआ है वो किसके बराबर, फाई के बराबर। तो जो जी की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर, 2gm साइन फाई बाई 2 अपॉन किसके, तो फाई इंटू आर स्क्वायर। ये होगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और ये इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ, सॉरी अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ, यानी इसकी तरफ होगा। ये जी वेक्टर का डायरेक्शन, जी वेक्टर जो आएगा वो जी साइन 2gm साइन फाइव बाई 2 अपॉन कितना, फाइव आर स्क्वायर के बराबर। नेक्स्ट केस हमें देखना है, जो फॉर्मूला हमने रॉड के लिए अभी कैलकुलेट किया, ये तो हमारा टोटल एंगल अगर दिया हो तो डायरेक्ट निकाल लो, ठीक है। अगर जो फॉर्मूला हमने रॉड के लिए निकाला है एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला इसके लिए वैलिड होता है, ठीक है। अगर मान लो ये सिमेट्रिकली अगर प्लेस्ड नहीं हो, कि अगर इधर थीटा 2 हो इधर थीटा 1 हो, तो उस केस में एग्जैक्टली रॉड का फॉर्मूला जो होगा वो इसके लिए भी वैलिड होता है, ठीक है। चलो इसके बाद हेडिंग डालो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ हॉलो स्फीयर। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ हॉलो स्फीयर। चलो अगर हम हॉलो स्फीयर के कारण फाइंड करें, जैसे मान लो ये हमने एक हॉलो स्फीयर ले लिया जिसका मास ले लिया कैपिटल एम, और रेडियस ले लिया हमने किसके बराबर, कैपिटल आर के बराबर। तो इसका अगर हम लोग देखते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी, तो जी इक्वल्स टू, यहां से देखते हैं केस फर्स्ट, कि जब आर जो हो वो लेस देन किससे हो, कैपिटल आर से। यानी हम लोग इनसाइड पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड स्फीयर। इनसाइड अगर स्फीयर हम लोग फाइंड करें तो उसकी वैल्यू, जो जी की जो वैल्यू आती है वो किसके बराबर, 0 के बराबर, ठीक है। सेकंड अगर हम लोग देखें, अब एक बात यहाँ पे कंफ्यूजन आ सकता है कि सर सेंटर पे तो समझ आ रहा है कि इस वाले पॉइंट के कारण अगर देखें तो इधर की तरफ, इस वाले पॉइंट के कारण किधर की तरफ, इधर की तरफ होगा। वैसे ही हर एक पॉइंट पे जो होगा, अगर डायमेट्रिकली अपोजिट मास के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी और कैंसिल आउट होकर के 0 हो जाए। जब अगर आप कोई इन जनरल पॉइंट कंसिडर करोगे, तो इन जनरल पॉइंट के केस में ये जो स्फीयर होगा वो दो पार्ट में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। इसके कारण किधर किधर, इस वाले पार्ट के कारण और एक इस वाले पार्ट के कारण। दोनों के कारण जो नेट होता है ये इसके कारण इधर की तरफ होगा, और इसके कारण किधर की तरफ, इधर की तरफ। ये पूरे के कारण इधर की तरफ, और इस पूरे के कारण किधर की तरफ होगा, जो टुवर्ड्स द सरफेस इधर की तरफ। तो वो नेट कितना आएगा, 0 ही। अब बोलोगे सर इसका मास ज्यादा है, तो देखो यार इससे डिस्टेंस भी क्या हो रहा है, ज्यादा। इसका मास कम है तो इससे डिस्टेंस भी क्या होता है, कम। तो इसीलिए इस पॉइंट पे भी अगर देखे तो पॉइंट पी पे, तो जी एट पॉइंट पी भी जो होगा वो क्या होगा, 0। इन जनरल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड अगर हम लोग पार्ट देखें कि एट द, सॉरी आउटसाइड अगर देखें कि आर जो हो वो ग्रेटर देन कैपिटल आर हो, यानी हम कौन से पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं, आउटसाइड स्फीयर। अगर स्फीयर के बाहर अगर हम लोग फाइंड करें, तो ये जो स्फीयर होता है वो एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करता है, ठीक है। पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा। ये अब क्लियर हो गया भाई, कंपोनेंट वाली पार्ट जो वो कंपोनेंट वाली बात जो है, जो रॉड का फॉर्मूला एग्जैक्टली आप वैसे ही लगा सकते हो। पूरे के कारण अगर देखना था जो सर्कुलर आर्क वाले केस में, तो उस केस में आप ये फॉर्मूला लगा। ये तब है जब सिमेट्रिक हो, तब ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर एसिमेट्रिक हो तो उस केस में जो रॉड का फॉर्मूला है वही इसके लिए भी वैलिड है। अब एक बात देखो, जो बाहर वाले पॉइंट के लिए जो होता है, जो स्फीयर या हॉलो स्फीयर, तो ये इस तरह से बिहेव करेगा कि पूरा का पूरा जो कैपिटल एम मास है उसके सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है। तो उस केस में अगर हमने मान लो कि अगर कैपिटल एम मास रखा इसके सेंटर पे, और यहां से आर डिस्टेंस पे अगर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो वो किसके बराबर होगा, तो जी एम बाई जी इक्वल्स टू किसके बराबर, तो जी इंटू कैपिटल एम अपॉन किसके, आर स्क्वायर के।
स्मॉल आर स्क्वायर। और वही अगर देखें कि एट द सरफेस अगर देखें कि आर इक्वल्स टू किसके बराबर, कैपिटल आर एट सरफेस, तो जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है वो होती है जी इक्वल्स टू जी इंटू कैपिटल एम अपॉन कितना, आर स्क्वायर के। ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉइंट मास जैसे उसके सेंटर पे रखा हो। तो ऐसे ऑप्शन अगर आए कि अगर पॉइंट मास कहाँ कहाँ के लिए बिहेव करता है, तो सरफेस के लिए भी करेगा और उसके आउटसाइड पॉइंट के लिए भी। तो यहाँ से ये लिख लेना है इस वाले में कि बिहेव एज पॉइंट मास, बिहेव एज पॉइंट मास केप्ट एट सेंटर, केप्ट एट सेंटर। दोनों केस में जो अगर मान लो आउटसाइड पॉइंट के लिए भी ये करेगा और एट द सरफेस के लिए भी। ये हो गया हमारा कौन सा, हॉलो स्फीयर के कारण। अगर हम इसका कर्व ड्रॉ करें जो जी का वेरिएशन, तो जी की वैल्यू जो आएगी और वो हम किसके साथ ले रहे हैं, स्मॉल आर के साथ, ठीक है। तो इस केस में जब तक स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर ना हो जाए, ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, 0। तो ये हमारा कर्व कुछ ऐसा रहेगा। और जस्ट उसके बाद जब स्मॉल आर इक्वल्स टू क्या हो जाए, कैपिटल आर, तो उसके बाद के लिए जो है जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, आर स्क्वायर के। तो ये जो कर्व होगा वो हाइपरबोलिक होगा कुछ इस तरीके, आर इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0। और ये जो वैल्यू है कि आर इक्वल्स टू कैपिटल आर पे जो जी की वैल्यू है, तो जी इक्वल्स टू किसके बराबर, तो जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। अब एक और चीज देखो, इस वाले में भी एक थोड़ा सा अलग अलग बुक में क्या लिखा हुआ रहेगा कि आपका जो कर्व दिया हुआ रहेगा वो नेगेटिव वाई एक्सिस में दिया हुआ रहेगा। तो बेसिकली वो करना क्या चाहते हैं, वो क्या शो करना चाहते हैं कि जो जी वेक्टर है उसका वो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जी वेक्टर का। चूंकि जी वेक्टर का जैसे हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, यहां से इधर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव लेते हैं, इधर की तरफ नेगेटिव। और जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है वो हमेशा किसकी तरफ होती है, टुवर्ड्स द मास। किसकी तरफ होगी, टुवर्ड्स द मास। इसीलिए कई बुक में आपको ये कर्व कुछ इस तरीके से भी ड्रॉ किया हुआ है। कंफ्यूज मत होना, यही होगा कि वो डायरेक्शन शो करना चाहते हैं कि हाँ यार जो पॉजिटिव अगर मान लो अपने पास है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बजाय वो किधर की तरफ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के कारण अगर हमें देखना हो, ये हमने कैपिटल एम मास ले लिया और इसका रेडियस किसके बराबर, कैपिटल आर के बराबर, ठीक है। यहां से कैपिटल एम मास है और रेडियस हो गया कैपिटल आर। अगर मान लेते हैं पहला केस इसमें कि स्मॉल आर जो है वो लेस देन किसके है, कैपिटल आर के, तो जो जी की जो वैल्यू होती है वो होगी जी इंटू कैपिटल एम इंटू एक्स अपॉन किसके, आर क्यूब की। ये होगा स्मॉल जी की वैल्यू। ये हमारे कौन से इनसाइड पॉइंट के लिए है। सेकंड, जब आर अगर क्या हो, ग्रेटर देन कैपिटल आर हो, यानी आउटसाइड पॉइंट के लिए, उस केस में भी ये जो स्फीयर होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एक पॉइंट मास की तरह। पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा। तो ये g इक्वल्स टू जो होता है, अगर मान लो यहां से r डिस्टेंस पे हमें फाइंड करना है, तो स्मॉल g इक्वल्स टू किसके बराबर, g इंटू कैपिटल एम अपॉन कितना, स्मॉल आर स्क्वायर। ये किसके, बाहर वाले के लिए। और थर्ड केस अगर देखें कि जब स्मॉल आर इक्वल्स टू क्या हो जाए, कैपिटल आर, तो g इक्वल्स टू जो होगा वो g इंटू कैपिटल एम अपॉन कितना, आर स्क्वायर। इन दोनों केस में जो है वो विल बिहेव एज, जो सॉलिड स्फीयर है विल बिहेव एज पॉइंट मास, बिहेव एज पॉइंट मास एट सेंटर। सेंटर के ऊपर अगर सेम पॉइंट मास रख दो तो यही वेरिएशन मिलेगा। और जो जी की वैल्यू अगर कर्व ड्रॉ करें हम लोग, तो ये स्मॉल जी ले लिया हमने और यहां से स्मॉल आर ले लिया। जब स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर होगा उस समय तक जो कर्व आएगा वो कैसा है, यहां से देखो क्या है, एक मिनट यार, ये एक्स नहीं होगा, इसको स्मॉल आर ले लो, ठीक है। ये जो वेरिएशन आएगा वो कैसा है, प्रोपोर्शनल है, यानी लीनियर वेरिएशन होगा। और उसके बाद इस पॉइंट के बाद फिर से ये वेरिएशन कैसा आएगा, तो हाइपरबोलिक, ठीक है। ये जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, तो g इंटू कैपिटल एम अपॉन किसके, आर स्क्वायर के।
चलो नेक्स्ट लिखो, चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सॉलिड सिलेंडर। यहां से देखो, अगर हम सॉलिड सिलेंडर कंसिडर करें, सॉलिड लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर लिख लो, यहां से हमने एक सिलेंडर लिया और ये जो सॉलिड सिलेंडर है इसका रेडियस किसके बराबर है, कैपिटल आर, और इसकी जो डेंसिटी है वो दे रखी है किसके बराबर, तो रो के बराबर। जो डेंसिटी है वो दिया हुआ है रो। अब यहां से देखो ये कहां तक एक्सटेंडेड है, इधर भी इंफिनिटी तक और यहाँ पे इधर भी इंफिनिटी तक। ये जो है इसका एक्सिस है, और एक्सिस से अगर हम आर डिस्टेंस की बात करें तो जब स्मॉल आर जो हो वो अगर लेस देन किसके हो, कैपिटल आर से, तो उस केस में जो जी की वैल्यू आती है वो आती है 2 रो कैपिटल जी इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन किसके, एक्स के। जब सेकंड केस अगर देखें, जब स्मॉल आर जो हो वो ग्रेटर देन कैपिटल आर हो, तो जी की वैल्यू होती है 2 रो जी इंटू पाई इंटू किसके, एक्स के बराबर। और यहां से अगर थर्ड केस अगर देखें कि जब r इक्वल्स टू कैपिटल आर हो तो g की वैल्यू जो आएगी वो किसके बराबर, तो 2 रो इंटू कैपिटल जी इंटू पाई इंटू किसके, कैपिटल आर के बराबर। अब इसके बाद देखो ये हमें टोटल अभी देखना है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब इसके बाद एक सवाल लिखो, अरे यार स्मॉल आर लिख लो, ये भी स्मॉल आर, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख, नोट कर लिया सभी ने। चलो अब यहां से देखो, अब ये सारे फॉर्मूले बस यूज करने हैं हमें कि एक हमारे पास सॉलिड स्फीयर है और इसका मास कितना दिया हुआ है, कैपिटल एम, और रेडियस दिया हुआ है कैपिटल आर, और यहाँ पे एक रिंग रखा हुआ है और इसका भी जो रेडियस दिया हुआ है वो दे रखा है कैपिटल आर के बराबर, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है √3r के बराबर। चलो यहां से लिखो फाइंड, और इस वाले का भी मास कितना है, कैपिटल एम। लिखो फाइंड द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन, find the force of interaction between solid sphere and ring, find the force of interaction between solid sphere and ring। कुछ ज्यादा नहीं सोचना, बस फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर है, ये लिख भी लेना, यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास लिख दिया मैंने, रेडियस लिख दिया है, और उसके सामने √3a डिस्टेंस पे, सॉरी √3r डिस्टेंस पे एक रिंग रखा हुआ है, उसका भी मास कैपिटल एम है। मतलब ये एक तरीके से सेटअप देख लो कि ये हमारा स्फीयर है और यहाँ पे एक रिंग रखा हुआ है, ठीक है। ये इस तरह से नहीं रखा हुआ है, ध्यान से सुनना, ये स्फीयर है और ऐसे रिंग नहीं रखा हुआ है, ये रिंग ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। चलो हॉलो के लिए देखो, अगर हॉलो सिलेंडर है तो अंदर वाले पॉइंट पे 0 आएगा, बाहर वाले पॉइंट के लिए फॉर्मूला अपना सेम ही रहता है। चलो एक बार बताओ क्या सोचा तुम लोगों ने, मतलब करना कैसे इसको, ये बताओ। स्फेयर के सेंटर पे रिंग, क्या एक बार देखो, क्या हम इस स्फेयर को ये मान सकते हैं कि ये एक पॉइंट मास यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, यानी हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा वो क्या होगा कि यहाँ पे एक पॉइंट मास कैपिटल एम रखा हुआ है और यहाँ पे एक रिंग रखा हुआ है और जिसका रेडियस किसके बराबर है, कैपिटल आर है, और ये जो डिस्टेंस दे रखा है वो किसके बराबर है, √3r के बराबर। अब हमें इन दोनों के बीच का फोर्स निकालना है। तो जो मैंने बताया था कि G इक्वल्स टू क्या बताया था, G इक्वल्स टू F अपॉन किसके, M के, यानी अगर हमें G पता है तो क्या M से मल्टीप्लाई करके फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिंग के कारण हमें पता है क्या,
तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग, जी ड्यू टू रिंग का जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, जी इक्वल्स टू किसके बराबर, जी इंटू कैपिटल एम इंटू किसके बराबर, जो यहां से डिस्टेंस, तो बेसिकली वो किसके बराबर, √3r, यानी जी एम एक्स अपॉन किसके, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, यही आया था। यानी क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर और टू द पावर किसके, 3/2 के। यहां से अगर फोर्स की वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो जो एफ आएगा वो किसके बराबर, तो जी कैपिटल एम सॉरी एम स्क्वायर लिख देते हैं, दोनों का मास सेम है, इंटू √3r अपॉन ये किसके बराबर होगा, तो यहां से देखो ये आर स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर, 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर यानी किसके बराबर, क्या 8r किसके आएगा, क्यूब के। तो फाइनली ये किसके बराबर आएगा, तो √3/8 जी इंटू कैपिटल एम अपॉन किसके, आर स्क्वायर। एक मिनट, जो स्फीयर होगा ना वो बाहर वाले पॉइंट के लिए किसकी तरह बिहेव करता है, पॉइंट मास की तरह। अभी ये सब बस आपको याद रख लेना, ठीक है। चलो, सर्कुलर आर्क वाला पीछे करना है, बहुत पीछे चले गए भाई तुम। ये वाला सर्कुलर आर्क का केस, इस वाले की बात कर रहे थे ना। हाँ बोलो। नहीं, रिंग को पॉइंट मास, एक बार देखो, डाउट आ सकता है ये चीज, एक बार देखो, जो रिंग को हम पॉइंट मास की तरह क्यों नहीं बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक बार सोचो कि क्या रिंग के कारण, अगर जैसे मान लो हमने यहां से अगर एक्स डिस्टेंस पे अगर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी या स्मॉल आर डिस्टेंस पे, तो वो ये फॉर्मूला आया था, जी एम आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। अगर मान लो ये रिप्लेस कर पाते, तो क्या एक बार सोचो, मैंने कैपिटल एम मास यही रख दिया कि यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यही आती है। अगर मैंने रिंग को हटा करके, अगर ये बोला जा रहा है कि रिंग को हटा करके सर हम मान लेते हैं कि सेंटर पे एक पॉइंट मास रखा हुआ है और हम इनके बीच का फिर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकाल लेते, तो अब एक बात सोचो कि जब अगर ये पूरा का पूरा रिंग जो है वो अगर हम इसके सेंटर पे रख दे सेम मास, तो आर डिस्टेंस पे क्या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इस यही आएगी, नहीं आएगी, वहां पे तो GM/r² आएगा। जबकि इसके अकॉर्ड रिंग के कारण कितना होता है, GM स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर टू प्लस स्मॉल आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो इसीलिए रिंग को हम रिप्लेस नहीं कर सकते, हम रिप्लेस किसको करना रहेगा, ठीक है। रिंग जो है बेटा, ये चीज मैंने बताया था कि यहाँ पे हमारा रिंग, ये स्फीयर है और रिंग जो था ये था इस तरीके के प्लेन में, दोनों का नहीं निकालेंगे। एक बार देखो, जैसे मैंने बताया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है वो एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करता है, तो जितना फोर्स ये इसके ऊपर लगाएगा उतना ही फोर्स ये भी इसके ऊपर लगाएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसके कारण इस पे फोर्स निकाल लिया, वही दोनों फोर्स एक दूसरे पे एक्सर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। हॉलो स्फीयर हुआ तो भाई उसके लिए भी तो मान सकते हैं, अगर ये सॉलिड की जगह हॉलो होता तो क्या उस केस में भी हम एक पॉइंट मास की तरह ले लेते, पॉइंट बाहर वाले पॉइंट के लिए तो मान ही सकते हैं पॉइंट मास की तरह। तो हॉलो हो या सॉलिड हो, दोनों के लिए आंसर अपना सेम ही रहता है, ठीक है। चल अगला सवाल लिखो। ये हमने ले लिया एक हॉलो स्फीयर और यहां पे रखा हुआ है एक सॉलिड स्फीयर, इसका रेडियस ले लो स्मॉल आर और इसका रेडियस ले लो 2r के बराबर, ठीक है। ये जो अंदर वाला जो स्फीयर है वो किसके बराबर है, स्मॉल आर, और इसका रेडियस, एक काम करो 2r नहीं होगा, ये ले लेते हैं हम लोग किसके बराबर, 4r के बराबर ले लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 2r, ये 4r, ठीक है। इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर, और इसका रेडियस कितना है, 4r। दोनों का मास हम ले लेते हैं कितना, सेम है, इसका भी मास कैपिटल एम, इसका भी मास कैपिटल एम। हमें यहां से डिस्टेंस दिया हुआ है x, कोई एक डिस्टेंस दिया हुआ है। अब अगर मान लो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, सवाल समझ आए, एक हॉलो स्फीयर जिसका रेडियस कितना है 4r के बराबर, उसके अंदर एक सॉलिड स्फीयर है, ये जो हमारा है वो कौन सा है, सॉलिड है, और सॉलिड स्फीयर है, और ये हमारा कौन सा है, हॉलो स्फीयर। हमें जो नीचे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां से x डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बतानी है।
पहला केस जो है, अगर x जो है वो लेस देन किससे है, x जो है वो लेस देन किससे, या एक मिनट, x जो है, एक काम करते हैं, x ग्रेटर देन स्मॉल r है और लेस देन 2r है। x की जो वैल्यू है वो क्या है, लेस ग्रेटर देन कैप स्मॉल r और लेस देन किससे, 2r। वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बतानी। चलो भाई बताओ कितना। हाँ, x ये वाले पॉइंट से, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, वहां से x डिस्टेंस, x लिख लेना, x इक्वल्स टू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कुछ नहीं, बस फॉर्मूला ये देख लो, फॉर्मूला ही बस अप्लाई करना है, फॉर्मूला ही यूज करना है। पहले ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट अगर देखते हैं कि x जो है वो ग्रेटर देन 2r है और लेस देन किससे, 4r से है। थर्ड केस, x जो है वो ग्रेटर देन किससे, 4r और लेस देन है 8r से। डी पार्ट अगर देखें तो x जो है वो ग्रेटर देन 8r है। बस ये 4 केस है। सवाल समझ आया। एक हॉलो स्फीयर जिसका रेडियस दिया हुआ है 4r, एक सॉलिड स्फीयर है उसके अंदर जिसका रेडियस दिया हुआ है स्मॉल r। अलग अलग केस दिया हुआ है। x की वैल्यू जो है वो हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मेजर कर रहे हैं, वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, चलो यार देखो इधर, जो x अगर ग्रेटर देन r लेस देन किससे है, 2r से, तो क्या पॉइंट कहीं इधर की तरफ एग्जिस्ट कर रहा है, यानी यहां से अगर देखे तो ये जो डिस्टेंस होगा, यानी जो पॉइंट होगा वो जो सॉलिड स्फीयर है उसके अंदर किसी एक पॉइंट पे एग्जिस्ट, वो पॉइंट पे लाई कर रहा होगा, यही होगा। अब एक बात देखो यार, ये मेरे साथ ही होता है कि सारे टीचर के साथ होता है। यहां से देखो, ये हमने ले लिया कितना, ये पूरा का पूरा ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, x के बराबर। तो ये जो पॉइंट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, हॉलो के अंदर लाई कर रहा है, हॉलो के अंदर लाई कर रहा है। तो इसके कारण तो जीरो होगा, इसके कारण तो जीरो होगा। बचेगा कौन सा, सिर्फ सॉलिड। तो सॉलिड के कारण अगर देखें तो सेंटर जो होगा इस सॉलिड का, क्या वहां से ये कितनी दूरी पे है, x माइनस आर दूरी पे, x माइनस आर दूरी पे है। तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आएगी तो g इंटू कैपिटल M इंटू कितना, x माइनस आर और अपॉन के कितना, आर क्यूब। क्या क्लियर हुआ है? चलो यार, उसके बाद देखो कि अगर मान लेते हैं पॉइंट क्या हो, 2r से ज्यादा और 4r से कम, यानी कहीं इस वाले पॉइंट पे लाई कर रहा है। ये मैं नाम दे देता हूं कि कहां पे लाई कर रहा है, तो इसको फर्स्ट पॉइंट लिख देता हूं, इसको सेकंड पॉइंट लिख देता हूं। सेकंड पॉइंट का केस अगर देखे तो उस केस में हॉलो के कारण फिर से जीरो होगा, सॉलिड के कारण क्या ये बाहर वाले पॉइंट की तरह बिहेव, सॉरी ये बाहर वाले पॉइंट के लिए पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा। तो उस केस में जो g की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर, g इंटू कैपिटल M। इसका पूरा पूरा मास के यहाँ पे कंसंट्रेटेड होगा, तो यहां से इस वाले पॉइंट से ये कितनी दूरी पे है, x माइनस आर। तो क्या आएगा, जी एम अपॉन कितना, x माइनस आर का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? चलो, थर्ड पॉइंट जो है वो कहां पे लाई कर रहा है, 4r से ग्रेटर और 8r से कम है, 8r से कम है, यानी ये जो पॉइंट है वो कौन सा है, थर्ड पॉइंट। तो फिर से हॉलो के कारण जीरो और सॉलिड के कारण क्या आएगा, तो g इक्वल्स टू ये किसके बराबर, तो x माइनस कितना, ये पूरा x है, x माइनस आर के बराबर। तो क्या लिखेंगे, g इंटू कैपिटल M अपॉन x माइनस आर का होल स्क्वायर। अगर बाहर वाले पॉइंट के लिए देखे तो g इक्वल्स टू, बाहर वाले पॉइंट के लिए देखे तो यहां से कहीं बाहर इस वाले पॉइंट पे लाई कर रहा है फोर्थ पार्ट में, तो ये सेंटर, ये पूरा मास एक सेंटर पे रहेगा, तो यहां से कितनी दूरी पे, x माइनस आर। तो क्या आएगा, g इंटू कैपिटल M अपॉन कितना, x माइनस आर का होल स्क्वायर। और यहां से किसके बराबर होगा, तो ये पूरा x है, x माइनस कितना, 4r,
तो ये प्लस कितना है, दोनों ऐड होगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम, तो x माइनस 4r का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ ये चीज? कितने लोगों का पूरा सही था? 2 पार्टी होते। x ग्रेटर देन 8r है ना, हाँ सही बात है ना, ग्रेटर देन 8r है तभी तो ये बाहर दोनों के लाई करेगा, तभी यहाँ से x माइनस r होगा, क्योंकि इस वाले का पूरा मास यहाँ पे कंसंट्रेटेड मानेंगे, इस वाले का पूरा मास यहाँ से कंसंट्रेटेड मानेंगे, तो ये किसके बराबर होगा, x, ये पूरा डिस्टेंस अगर x है और ये 4r है तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 4r का होल स्क्वायर, और उसके लिए x माइनस r का होल स्क्वायर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो कि मान लेते हैं एक सॉलिड स्फीयर है और इसमें से एक हमने सॉलिड स्फीयर कट कर लिया, इसमें से एक हम लोग सॉलिड स्फीयर कट कर रहे हैं, ये पूरा का ये पूरा सॉलिड है, सॉलिड स्फीयर है, इसका रेडियस दे रखा है किसके बराबर, तो कैपिटल R के बराबर, और इसका रेडियस जो होगा वो किसके बराबर, r/2 के बराबर। यहां से हमें स्मॉल r डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। लिखो फाइंड टोटल मास जो दिया हुआ है, मास ऑफ कंप्लीट स्फीयर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कैपिटल M। लिखो फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट, ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट। सेंटर ऑफ मास में मैंने एक पार्ट कराया था जो नेगेटिव मास वाला, वही करना अपने को। एक मिनट, चलो एक बार देखो इधर, ये जो रिमेनिंग पार्ट है, नहीं भाई गलत है वो, गलत है ये जो ये जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट है, हम इस चीज को क्या मान सकते हैं कि ये माइनस ऑफ क्या है, ये अपने पास इसमें से एक स्फीयर सब्ट्रैक्ट कर ले जिसका रेडियस जो है वो किसके बराबर, r/2, और इसका रेडियस किसके बराबर, तो कैपिटल R के बराबर, ये दिया हुआ था। यहां से अब एक बार देखते हैं कि इसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी G1 मान लेते हैं और इसके कारण G2, दोनों सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये अगर पॉजिटिव मास ले रहे हैं तो इसको हम मान सकते हैं कि नेगेटिव मास कंसिडर करके कर लो, ठीक है। तो इसका मास अगर G1 की वैल्यू देखें यहां से लेके R डिस्टेंस पे, तो इस कंप्लीट स्फीयर के ये बाहर वाले पॉइंट पे लाई करेगा, तो G इंटू कैपिटल M अपॉन किसके, r² के बराबर यही आएगा। जो इस स्फीयर का मास होगा वो m' होगा, वो कितना है m', और यहां से अगर हम लोग देखें तो ये इसके भी बाहर लाई कर रहा है, तो यहाँ पे हम सारा मास कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, जो कि यहाँ से कितनी दूरी पे हो, तो स्मॉल r माइनस किसके, r/2 के। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, G2 की वैल्यू, तो G इंटू कैपिटल M' अपॉन स्मॉल r माइनस ऑफ कैपिटल R/2 का होल स्क्वायर, यही आएगा। अब हमें क्या करना है कि कैपिटल M' की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तो कैपिटल M' इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, m/4/3 पाई r³, यही आएगा जो इसकी डेंसिटी होगी, इनटू जो इस वाले का वॉल्यूम, तो वो किसके बराबर, तो 4/3 पाई इंटू r³ अपॉन कितना 8 के बराबर, तो ये बेसिकली ये किसके बराबर आएगा, m/8 के बराबर, 8 ही आएगा ना जी। चलो यहां से अब यहां से वैल्यू पुट कर दो, तो G इंटू कैपिटल M अपॉन 8 इंटू स्मॉल r माइनस ऑफ कैपिटल R/2 का होल स्क्वायर, दोनों सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो G की वैल्यू होगी, G नेट जो आएगा वो किसके बराबर, तो G1 माइनस किसके, G2 के बराबर। m/8 बोला था तुमने, अच्छा तब तो सही था। कंसंट्रेटेड वाला मैं ये बोल रहा हूँ कि जो बाहर वाले पॉइंट के लिए जो होगा, ये पूरा का पूरा जो सॉलिड स्फीयर होगा, तो ये पूरा एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा, तो ये हमारा सारा मास यहाँ पे कंसंट्रेटेड होगा। अब यहाँ से r डिस्टेंस पे निकाल लो,
इस सॉलिड स्फीयर की बात करें तो यहां से हम क्या करेंगे कि इससे अब कितनी दूरी पे, तो स्मॉल आर, सॉरी ये यहां से स्मॉल आर है पूरा, तो ये कितना हो जाएगा स्मॉल आर माइनस आर बाई टू, बस यहां से इसके कारण निकाल लिए, दोनों सब्ट्रैक्ट कर दिए, एम डैश की वैल्यू निकाल ली। एक बात देखो कि पूरा का पूरा जो बिग स्फीयर क्या लिख रहे हो, हाँ बिग, हम भाई ये जो पूरा का पूरा जो कंप्लीट स्फीयर है, ये जैसे इसका मास तो चेंज हो ही जाएगा, इसका मास किसके बराबर होगा 7m/8 के बराबर, 7m/8 के बराबर, और इसका मास कितना है m/8, तो भाई जब अगर पूरा कंप्लीट सॉलिड स्फीयर का मास मैंने कैपिटल M दिया हुआ तो इसका मास तो चेंज तो होगा ही। चलो इसके बाद देखो, ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि जो डेंसिटी दी हुई है, सॉलिड स्फीयर है भाई, अब सॉलिड स्फीयर की जो डेंसिटी दे रखी है वो रो नॉट इंटू A/R के बराबर दे रखा है, और A जो है वो कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है, A जो है वो क्या है कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है हमें, और इसका रेडियस दे रखा है किसके बराबर, तो कैपिटल R के बराबर, और हमें सेंटर ऑफ सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है यहां से कोई स्मॉल r डिस्टेंस पे, क्या है इसको x मान लो, कि यहां से स्मॉल x डिस्टेंस पे फाइंड करना है, ठीक है। हाँ बोलो। हाँ तो 7m/8 अगर मान लो 7m/8 बचा हुआ है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके कारण पूरा का पूरा, तो एक बात देखो वो पूरा का पूरा अगर मान लो कंप्लीट स्फीयर थोड़ी रहा, अगर मान लो हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास सेंटर, ये यही बोल रही हो कि ये जो बचा हुआ है इसका हम लोग जो सेंटर यहाँ पे है, और यहाँ से हम देख ले कि आर कितनी दूरी पे है, मतलब यहाँ से आर दूरी पे फिर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकाल, तो जो जिस अब ये हमारे पास ये बचा हुआ है मास, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एक बार सोचो कि ऐसे पार्ट के लिए हमारा ये सेंटर ऑफ ये बाहर वाले के लिए सेंटर ऑफ कंसंट्रेटेड मास की तरह बिहेव करेगा क्या, हमने किसके लिए बोला है कंप्लीट स्फीयर के लिए, ये जो पूरा का पूरा जो स्फीयर है बाहर वाले पॉइंट के लिए एक पॉइंट मास की तरह कब बिहेव करता है, जब एक कंप्लीट स्फीयर है। हाँ जैसे निकालना चाहते हो मतलब क्या करोगे फिर, इस पार्ट का निकालना चाहते हो ना, इस पार्ट का फिर कैसे इंटीग्रेट करोगे ना, इंटीग्रेशन काफी मुश्किल हो जाएगा ना इसमें तो। चलो अब यहां से देखते हैं कि जो डेंसिटी दी हुई है, अभी तक जो भी हम लोग देख रहे थे डेंसिटी कांस्टेंट था, अब हमारे पास जो डेंसिटी आ रही है स्फीयर की वो क्या आ रही है वेरिएबल, तो ऐसे के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले कि यहां से x डिस्टेंस पे जा करके, क्वेश्चन ये है कि हमारा एक सॉलिड स्फीयर है, उसकी डेंसिटी हमें दी हुई है रो इक्वल टू रो नॉट A/R, यानी जैसे जैसे ये जो R है वो हमारा क्या है कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, अब जैसे जैसे अगर हम लोग स्फीयर से दूर सॉरी सेंटर से दूर जा रहे हैं, वैसे वैसे डेंसिटी क्या हो रही है चेंज हो रही है, अब डेंसिटी अगर चेंज हो रही है तो उसके कारण हमें बाहर वाले पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो यार सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक जो हमारा जो gm/x² फॉर्मूला है वो किसके लिए है, जब हमारा पूरा का पूरा जो सॉलिड स्फीयर की जो डेंसिटी हो वो क्या हो कांस्टेंट हो, उसके लिए है, हर एक के लिए तो लगा नहीं सकते, सिचुएशन चेंज हो जाएगा तो हर एक केस में ये वैलिड नहीं रहेगा, तो हम एक काम करते हैं कि यहां से r डिस्टेंस पे जाकर के एक dr थिकनेस का एक स्फीयर कंसीडर कर लेते हैं, ये dr थिकनेस का स्फीयर कंसीडर करोगे तो अब एक बात बताओ कि क्या इस पूरे इस वाले स्फेरिकल पार्ट के लिए या इस वाले स्फीयर के लिए हम लोग डेंसिटी कांस्टेंट मान सकते हैं क्या, हमने क्या किया r डिस्टेंस पे जाकर के एक dr थिकनेस का स्फीयर ले रहे हैं, क्या ये dr थिकनेस के लिए जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट ले सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा एक हॉलो स्फीयर जिसकी कुछ थिकनेस होगी किसके बराबर dr के बराबर, यही मिलेगा। अब ये जो पॉइंट
कि हम इस पॉइंट P पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं, तो क्या इसके लिए अब ये पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा, पॉइंट मास एट द सेंटर। क्लियर हुआ ये चीज? हमारा दिक्कत कहाँ पे हो रही थी कि डेंसिटी ऑफ वेरी कर रहा था, डेंसिटी ऑफ वेरी कर रहा था, उसके लिए हम एक सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान नहीं सकते, सेंटर पे कंसंट्रेटेड नहीं मान सकते हैं, तो हमने क्या किया कि r डिस्टेंस पे एक dr थिकनेस का स्फीयर ले लिया, और इस पार्ट के लिए हम डेंसिटी ऑफ कांस्टेंट मान सकते हैं जो dr थिकनेस है। तो अब ये वाले स्फीयर के कारण जब हम यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, तो अब हम इसको यहाँ पे कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? तो चलो यार, जो इसके कारण जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी वो किसके बराबर, dg के बराबर, और वो कितना होगा, तो g इंटू इसका मास कितना ले लेते हैं, dm अपॉन किसके आएगा, क्या एक्स स्क्वायर आएगा, अरे हाँ है ना, g इंटू dm अपॉन किसके बराबर, एक्स स्क्वायर। चलो यार, जब dm की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो dm इक्वल्स टू किसके बराबर, तो डेंसिटी इंटू जो वॉल्यूम है, और इसका वॉल्यूम काफी स्मॉल, तो क्या लिखेंगे, dv के बराबर। ठीक है, जो dv लिखेंगे तो क्या उसको एरिया इंटू विड्थ लिख दें, या एरिया इंटू थिकनेस, और इसकी जो एरिया है वो किसके बराबर है, 4 पाई इंटू किसके, आर स्क्वायर, और डी थिकनेस किसके बराबर, डी आर के बराबर, यही हमारा क्या होगा, डीएम मास। ठीक है, dg इक्वल्स टू, अब लिखते हैं dg इक्वल्स टू g इंटू रो इंटू 4 पाई, एक मिनट एक और चीज देखो, क्या यहाँ पे रो भी वेरिएबल है, तो क्या लिख देना चाहिए इसको, तो यहां से हम इसको क्या लिखेंगे, रो जब वेरिएबल है तो dm इक्वल्स टू किसके बराबर, ए रो नॉट इंटू ए बाई आर इंटू कितना 4 पाई आर स्क्वायर डी आर के बराबर। तो बेसिकली ये कितना आएगा, तो रो नॉट इंटू ए इंटू 4 पाई आर डी आर के बराबर, यही आ रहा होगा जो इस dm की वैल्यू है। यहां से dm की वैल्यू अगर पुट करें तो डी जी इक्वल्स टू किसके बराबर, तो g इंटू dm की जगह पे पुट करते हैं रो नॉट a इंटू 4 पाई इंटू आर डी आर, और अपॉन किसके, एक्स स्क्वायर के। अब एक बात बताओ, क्या यहाँ पे एक वेरिएबल या दो वेरिएबल, एक या दो, आर या एक्स भी वेरिएबल है क्या, एक्स तो कांस्टेंट है, एक्स क्या है, कांस्टेंट। तो यहां से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो ये किसके बराबर, तो जीरो से लेकर के ये कहां तक जाएगा, कैपिटल आर, और लिमिट इसकी जीरो से लेकर के स्मॉल जी तक। क्या क्लियर हुआ इसे, जीरो से लेकर के ये कहां तक जाएगा, कैपिटल आर तक, और एक्स तो हमारा कांस्टेंट है, तो यहां से जो जी की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर, तो जी इंटू रो नॉट इंटू ए इंटू 4 पाई अपॉन कितना है, एक्स स्क्वायर, और इनटू किसके बराबर, कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो बाई 2 लिख दो बस यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण, जो ये सॉलिड स्फीयर है। अब इसके बाद कोई भी वेरिएशन वो लोग देख सकते हैं, नहीं यहाँ पे फिर से अब एक बार देखो, यहाँ पे अगर टोटल मास निकाल के भी करोगे तो भी नहीं आएगा, जो जी की जो सॉरी जो डेंसिटी है वो वेरिएबल है वो। चलो हाँ बस एक मिनट, टोटल मास अगर निकाल लें, टोटल मास निकाले और तब कर ले, हाँ टोटल मास निकाले तब कर सकते हैं, टोटल मास निकाल करके इसलिए कर सकते हैं क्योंकि एक बार देखो, ये जैसे हमने लिया एक स्फीयर, ठीक है, अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर dr थिकनेस के लिए एक अलग मास, अलग एक स्फीयर अगर कंसीडर करेंगे तो इसका मास dm होगा, यही होगा, फिर इसका एक और लेयर कंसीडर करें तो इसका भी मास कितना होगा, dm। ऐसे ही बहुत सारे हॉलो स्फीयर बनेंगे जिसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, और सबके कारण क्या है, वही जी dm बाई एक्स स्क्वायर, जी dm बाई एक्स स्क्वायर होगा, वही होगा ना, जी dm बाई एक्स स्क्वायर होगा तो सबका क्या आएगा, समेशन। तो बेसिकली अगर आप इंटीग्रेट करके भी कर रहे हो तो वही क्या कर रहे हो कि टोटल ये एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट ही है, हम इंटीग्रेट किसको कर रहे हैं, डीएम को ही तो इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो डीएम को इंटीग्रेट कर रहे हैं, उसी में तो ये अपने पास क्या आ रहा है, डेंसिटी वगैरह वाला टर्म आ रहा है। तो हमने बेसिकली किया भी क्या है, तो जी इंटू एम बाई एक्स स्क्वायर, और एम की वैल्यू हमने क्या कर लिया, इंटीग्रेट करके निकाली।
तो उससे भी आ जाएगा। हाँ बोलो। टोटल मास, और अरे कुछ नहीं किया, यहाँ भी हमने यही किया है। हाँ एक मिनट, जो हमने अगर मान लो टोटल मास निकाल लिया, ठीक है, टोटल मास निकाल लिया, कैपिटल एम आ गया हमारे पास। कैपिटल एम जब आ गया तो यहां से अगर आप क्या करोगे, एक्स डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या लिखोगे, जी एम बाई एक्स स्क्वायर। जी एम बाई एक्स स्क्वायर अगर लिखोगे तो जरा यहां से देखो, जी एम बाई एक्स स्क्वायर है, तो एम को भी हमने यहां भी क्या किया है, डीएम को इंटीग्रेट करके बेसिकली हमने निकाला क्या है, एम ही तो निकाला है। जो डीएम की बात करें तो या इस वाले पार्ट, इसी को इंटीग्रेट किया ना हमने, डी अरे इसी एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट किया हमने, और इस एक्सप्रेशन में क्या एक्स कांस्टेंट और जी कांस्टेंट, तो बेसिकली हमने इंटीग्रेशन किसका किया है, डीएम का ही तो इंटीग्रेशन किया है। तो चाहे आप इस तरह से कर रहे हो या ये करो, दोनों बात तो बराबर ही है, इंटीग्रेट तो हमने डीएम को ही किया हुआ लास्ट में, बिल्कुल वही आएगा ही। यहाँ भी जी बाई एक्स स्क्वायर, बस डायरेक्ट हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लिख रहे हैं, वैसे डायरेक्ट हम डीएम को इंटीग्रेट करते केवल, फिर बाद में लिखते जीएम बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वाला पार्ट। ठीक है, अब एक बार बुकलेट निकालो अपनी, जो सेमी कंडक्टर है उसके जो डाउट्स है वो देख लेते हैं। बुकलेट नहीं लाए हो भाई, कल जो है ना 22 के 22 सवाल होने चाहिए पूरे। बुकलेट से नहीं आ रहा है, जो मैंने पढ़ाया ना वो थ्योरी बिल्कुल वही से। हाँ वही तो, इसमें तो 20-22 टोटल है। मैंने तो क्वेश्चन, हाँ मतलब उसी टाइप से है। हाँ मतलब उसी टाइप का रहेगा। नहीं भाई, ये इतनी बड़ी गलती थोड़ी करूंगा मैं। चलो ये बताओ, 1 से लेके 10 तक के डाउट बताओ। तो एक्सरसाइज 1 जो है, 1 से लेकर के 10 तक में कोई डाउट है तो तुम लोग बेटा लिख दो उसमें। 1 से लेकर के 10 तक कोई डाउट नहीं है, किसी एक के पास तो होगा। उसमें एनपीएन तो आ गया, आर जो है ना वो बेस और कलेक्टर में दिक्कत आ रही थी। आर जो है ना वो बेस होगा या कलेक्टर होगा, एनपीएन तो आ गया है, ये एनपीएन ही होगा, लेकिन बेस और कलेक्टर में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि वो कैसे डिसाइड करेंगे। यार ये क्वेश्चन मैंने किसी को बताया भी था यार, 2-3 दिन पहले कोई पूछने आया था, उसको एक्सप्लेन भी कर दिया था, अभी पता नहीं हो ही नहीं रहा। ये क्वेश्चन नंबर 12 है प्रीवियस ईयर का। ये बताओ भाई, 1 से लेकर के 10 तक कोई डाउट नहीं, 11 से 20 तक वो भी छोड़ दे भाई अभी। हाँ 18 और इसका 12 वो छोड़ करके बाकी पूछ लो। हाँ लैटिस कौन है, क्या बताया था उनने, ये जो इस तरीके का कर्व है, लैटिस कांस्टेंट मतलब जैसे जैसे पास लाएंगे तो वो क्या होता है, लैटिस वो एक कर्व ये कुछ ऐसा जाता है, एक नीचे जाता है। हाँ तो उस केस में लैटिस कांस्टेंट डिक्रीज होने का मतलब एटम्स को और पास ला रहे हैं। चलो मैं एक बार देख लूंगा, ठीक है। ये हाँ कौन सा, एक बार देखो, दो क्वेश्चन छोड़ करके, जो एक्सरसाइज का 18 और जो जेई मेंस का 12 छोड़ करके बाकी सब पूछ लो। 13 वाला कौन सा एक्सरसाइज का, 13 में क्या दिक्कत आ रही है, तुमने एक दिन और ये सवाल पूछा था। हाँ यहाँ देखो भाई, ये हमारा ये कौन सा, ये ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी कॉइल है, ये रेजिस्टेंस है, ये 0.7 वोल्ट इसके अक्रॉस दिया हुआ, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, मैक्सिमम 2 वोल्ट है। ये अगर इसके अक्रॉस जाएंगे तो माइनस से +2, प्लस से माइनस 0.7, और प्लस से माइनस तो किसके बराबर, V के बराबर, तो इक्वल्स टू 0, तो V इक्वल्स टू 1.3 वोल्ट। ठीक है, 20 वाला कौन सा, 20 किसका डाउट है, 20 जो अगर एक्सरसाइज का पूछ रहे हो तो वो देख लो एक बार। ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ये 4 ओम रजिस्टर है, यहाँ पे एक डायोड D1 है, और ये 3 ओम है। यहां से ये दे रखा है किसके बराबर, D2 डायोड है, और ये रजिस्टर है, और यहाँ से अब एक बार देखो, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये तो रिवर्स बायस हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा।
बचा हुआ सर्किट में देख लेना कि आइडियल डायोड दे रखा है क्या, तो आइडियल डायोड है तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं, तो I इक्वल्स टू किसके बराबर, तो जो ये पोटेंशियल डिफरेंस 12 अपॉन कितना 4 प्लस 2 6 2 एम्पियर के बराबर। चलो जेई मेंस में अब बता दो 1 से लेकर के 10 तक का डाउट बोलो, कोई डाउट नहीं। 11 से लेकर के कहाँ तक है, बाकी बोल दो 11 से 22 प्रीवियस ईयर। फोर्थ में याद रखना है कॉमन बेस में जो होता है, जो एम्पलीफाइड सिग्नल मिलता है वो सेम फेज में मिलता है, और कॉमन एमिटर में पाई का फेज आता है, ठीक है। क्वेश्चन 22, अरे रुक जा इसी पे अड़ा रहेगा, उसमें भी है देख लेंगे। द रीडिंग ऑफ द एमीटर फॉर सिलिकॉन डायोड। अब एक बात देखो इस केस में क्या होगा, ये रेजिस्टर है, यहाँ 0.7 वोल्ट का आएगा और ये 3 वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 2.3 वोल्ट का होगा। I इक्वल्स टू V बाई R कर देना, 2.3 अपॉन 200, यहाँ से करंट की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22, नाइन्थ का आंसर गलत है, कौन सा नाइन्थ भाई, हाँ नाइन्थ का आंसर गलत है, इसका आंसर क्या आ रहा था, 2 एम्पियर आ रहा था ना, नाइन्थ का जो आंसर 2 एम्पियर है शायद आंसर, अच्छा 2 एम्पियर पीछे दे रखा है, 3 प्लस 2 5 2.4 आएगा भाई, 3 2 5 2 4 2.4 आएगा इसका आंसर। इसके बाद कौन सा सेवेंथ में दिया हुआ है इन अ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। देखो एक बात, ये जो दिया हुआ है ना बीटा की जो वैल्यू है, ये कंफ्यूजन इसीलिए हो रहा है कि आप लोग कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हो, बेस जो बेस करंट का एम्प्लीफिकेशन जो होता है, तो जो बेसिकली एम्पलीफायर क्या करता है, इनपुट करंट को एम्पलीफाई करता है, और इनपुट करंट को अगर एम्पलीफाई कर रहा है तो बेस करंट को एम्पलीफाई करने का मतलब आईबी को एम्पलीफाई करने का है, और आईबी को जब अगर हम एम्पलीफाई कर रहे हैं तो वो बेसिकली कौन सा कॉन्फ़िगरेशन में निकालेंगे, कॉमन एमीटर, तो जो बीटा इक्वल्स टू आएगा वो किसके बराबर, आईसी अपॉन आईबी। देख लो आई दिया हुआ है, आईसी दिया हुआ है, तो आईबी मिल जाएगा, वहां से बीटा मिल जाएगा। वो बेस करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर जो दिया हुआ है उसका मतलब है कि जो बेस करंट है वो कितने से एम्पलीफाई हो रहा है। 22 में हाँ 0.7। देखो अब यहाँ पे एक चीज दिक्कत है कि जैसे जो नॉर्मली जो 22 क्वेश्चन है उसमें तुम्हारा कहना सही है कि जो अगर कुछ नहीं दिया हुआ होता है तो हम लोग आइडियल डायोड लेते हैं, ठीक है, कुछ नहीं दिया हो तो आइडियल डायोड लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इनने जो आंसर दे रखा है ना, या जो भी ऑप्शंस वगैरह वो सब 0.7 वोल्ट ले करके ही आएगा। नहीं तो आइडियल डायोड भी सिलिकॉन वगैरह का ही तो बनेगा भाई, सिलिकॉन इसलिए क्योंकि स्पेसिफाई किए हुए हैं कि 0.7 या 0.3 का केस कौन सा लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, यार ये तो गेट वाले तो सवाल मत पूछो यार, इसमें क्या है, द आउटपुट ऑफ और गेट, और गेट है और इसके साथ क्या मिला अपने को, इज कनेक्टेड टू बोथ द इनपुट्स ऑफ नैंड गेट, मतलब एक तो हमने यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है और एक हमने कनेक्ट कर रखा है और गेट यहाँ पे। तो देख लो अब इसमें द कॉम्बिनेशन विल सर्व एज, तो अब एक बात देखो, यहाँ से ए ले लिया, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, तो अब एक बात देखो इस केस में अगर देखें तो 0 1 कोई भी होगा, अगर मान लो दोनों 0 हुआ तो उस केस में यहाँ पे क्या आएगा 0, ये 0 हुआ तो उस केस में कितना मिलेगा, एक काम करते हैं इसको जो डिमॉर्गन्स लॉ मैंने बताया था ना, ए प्लस बी का बार, उससे सॉल्व कर लो, थोड़ा आसान पड़ जाएगा। इसका ए बी है और ये भी ए बी है, इसका जो आउटपुट होता है वो क्या होता है ए प्लस बी, और इसका आउटपुट क्या होगा ए प्लस बी, और ये जो होगा वो दोनों का क्या करेगा, दोनों के प्रोडक्ट का बार निकालेगा, ये होगा। तो y इक्वल टू किसके बराबर, तो a प्लस बी
इंटू ए प्लस बी और इसके ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं, तो ये बेसिकली क्या आएगा, ए प्लस बी के ऊपर बार प्लस ए प्लस बी के ऊपर का बार, यही आएगा। इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा अपने को, ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट कितना, यहां से हम क्या लिखेंगे 2 इंटू ए बार डॉट कितना बी बार, तो ये तो कांस्टेंट का कोई मतलब है नहीं, हाई या लो देखना है, तो ए बार डॉट बी बार किसके बराबर होगा, ए प्लस बी के ऊपर बार के, यही होगा। और ए प्लस बी के ऊपर बार जो आएगा वो किसका होगा, नॉर गेट का, ठीक है। चलो इसके बाद बोलो भाई 18th प्रीवियस ईयर, 18th में जो दिया हुआ है ना, तो देखो एक बार ये जो ऊपर वाला जो सबसे फर्स्ट कर्व दिया हुआ है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा एक्सटेंड कर दिया हुआ। बाकी जो है वैसे जो इस सवाल में जो है कि कोई भी अगर हमें हाई मिल रहा है, जब सारे ही लो हैं तो उस केस में हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो लो मिल रहा है। बाकी अगर कोई भी अगर उसमें से 4 जो इनपुट है उसमें से कोई भी अगर एक हाई है तो हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, हाई। तो वो कौन सा गेट होता है, और गेट, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर वाला सबसे जो फर्स्ट जो इनपुट है वो थोड़ा ज्यादा एक्सटेंड कर दिया है, क्योंकि अगर वो एक्सटेंशन अगर हम लोग कंसिडर करें तो कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। हाँ चारों इकट्ठे इनपुट, चारों इकट्ठे हम लोग दे सकते हैं भाई, जैसे यहाँ पे क्या दिया है, ये ले लो पी क्यू आर एस, ये भी एक पूरा गेट ही है ना, ये पूरा हम गेट ही मानेंगे। अब यहाँ पे इनपुट तो 4 दे रहे हैं ना। चलो इसके बाद 13th किसका, प्रीवियस ईयर का। 13th के केस में अगर देखे तो यहाँ जो दिया हुआ है ए और बी, ये कुछ ऐसा है, इस तरीके का डायोड है, और ये आउटपुट हम लोग यहां से ले रहे हैं, ठीक है। अब एक बात देखो, यहां अगर 0 हुआ यानी, और यहां भी 0 हुआ, यानी 0 करने का मतलब क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल। तो नेगेटिव पोटेंशियल अगर करोगे तो क्या ये दोनों रिवर्स बायस्ड हो जाएंगे, और दोनों रिवर्स बायस्ड, तो इस केस में हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। दोनों में से कहीं पे भी अगर एक हाई स्टेट में है, ठीक है, तो उस केस में एक डायोड जो होगा फॉरवर्ड, दूसरा रिवर्स, तो उस केस में हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो दोनों में से अगर कोई भी एक जो है हाई अगर आउट इनपुट पे है, तो उस केस में हमारा क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, तो ये कौन सा गेट होगा, और गेट होगा। और बेसिकली आपको पता है जो और गेट के अंदर एक्चुअल जो सर्किट रहता है वो यही रहता है, डायोड से ही मिलकर बना होता है। हम लोग तो बेसिकली ऊपर का हम लोग सिंबल वगैरह देखते हैं और उनका बिहेवियर देखते हैं, बाकी जो एक्चुअल जो रहेगा वो डायोड ही का ही यूज करके और रेजिस्टर का यूज करके बनाते हैं हम लोग, ठीक है। 17th ऑब्जेक्टिव का 17th वाले में देख लो यार, इसमें 0 1 0, ये जो प्रीवियस ईयर के केस में अगर देखे तो यार देख लो कौन सा ट्रूथ टेबल सही हो रहा है। ऑब्जेक्टिव, अच्छा ऑब्जेक्टिव पीछे वाले के लिए, वही तो बताया मैंने, कॉमन बेस मोड, फिर से वही बीटा निकालने के लिए, ये अभी तो बताया था, यहाँ पे सेम ही सवाल लग रहा है, तो सेम ही क्वेश्चन है भाई। बीटा निकालना है, बीटा इक्वल्स टू क्या लिखोगे, आई सी अपॉन कितना, आई बी, आई ई दिया हुआ है, वहां से आई बी निकाल लेना, फिर वहां से कैलकुलेट कर लेना। 14th प्रीवियस ईयर, तुम लोग गेट वाले ही सारे पूछ लो, तो जो कोई नहीं पूछता वही पूछो तुम लोग। अब चाहो तो फिर से इसको डिमॉर्गन्स लॉ का यूज करके सॉल्व करते भाई, एक बात मैं बता रहा हूँ, जितना बताया डिमॉर्गन्स लॉ उसी से सवाल सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बड़ी मोटी किताब उठा करके पढ़ना शुरू कर दिए, उसमें और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ से कि हाँ यार इसी से सवाल सॉल्व हो रहा है, यही देख ले पहले। यहाँ से देखो ये क्या मिलेगा, ए बार, ये मिलेगा बी बार, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए बार प्लस कौन सा, बी बार, और इसके ऊपर भी बार होगा। तो यहाँ से देखो फिर से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, ए बार के ऊपर बार डॉट कितना, बी बार के ऊपर बार, ए बार, ये डबल बार जो आता है वो ए के बराबर, तो ए डॉट बी यानी कौन सा गेट हो जाएगा, एंड गेट हो जाएगा, ठीक है। बाकी देख लो इनपुट आउटपुट जो भी दे रखा उन्होंने। एनपीएन जो है ना, एक से देखो जो 12th का पार्ट है ना उसमें एटलीस्ट एनपीएन तो फिक्स हो गया है, जो आर जो है वो बेस या कलेक्टर है उसमें हमें दिक्कत हो रही है। जो 12th क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि पी और क्यू जो है उसके, ये हमारा कैसा है, रिवर्स बायस्ड है, पी और क्यू कैसा है, रिवर्स बायस्ड।
और आर जो है उससे हमने मल्टीमीटर का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया हुआ है, यानी और नेगेटिव कनेक्ट किया है, और आर जो है वो दोनों में कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर जो है वो जो आर से जो टर्मिनल हमने कनेक्ट किया है वो कॉमन है, यानी आर जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन। आर अगर दोनों में कॉमन है और नेगेटिव वाले केस में फॉरवर्ड बायस हो रहा है, तो ये आर तो फिक्स हो गया कि भाई कैसा है, एन टाइप का है। आर जो है वो कैसा है, एन टाइप। अब बचा ये केस पी और क्यू, दोनों में से इसमें से जो केस में हो रहा है कि अगर हमने इसका पॉजिटिव, एक बात देखो, दोनों है तो पॉजिटिव से ही कनेक्ट किए हुए, दोनों पॉजिटिव से कनेक्ट किए हुए। अगर मान लो हमने पी से कनेक्ट किया और आर को, तो पी आर अगर फॉरवर्ड बायस हो रहा है, या फिर बोल रखा है कि आर से हमने या तो पी को कनेक्ट कर दिया या फिर किसको, क्यू को। आर से हमने आर को कॉमन रख के या तो पी से कनेक्ट कर दिया या फिर क्यू से, तो या तो अपने पास ये क्या होगा, ये तो फिक्स हो गया नेगेटिव होगा। अगर पी से कनेक्ट किया और ये फॉरवर्ड बायस हुआ तो क्या ये पी टाइप, अगर ये पी से कनेक्ट किया और ये अगर फॉरवर्ड बायस हो रहा है तो ये पी टाइप होगा। तो इस केस में अगर एक पी है, दूसरा, अब यहां से देखो, और यहां से अगर हमने मान लो क्यू से कनेक्ट कर दिया अगर पॉजिटिव टर्मिनल, और ये फॉरवर्ड बायस हो रहा है, तो क्या ये पी टाइप, क्यू कैसा हो जाएगा फिर, पी टाइप। या तो ये पी टाइप होगा या फिर ये पी टाइप, ठीक है। और जब पी टाइप ये दोनों अगर रिवर्स बायस्ड हैं, तो उस केस में ये भी कैसा होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, यानी ये कैसा होगा, एन टाइप। और अगर ये पी टाइप है और ये फॉरवर्ड रिवर्स बायस्ड है, तो ये कैसा हो जाएगा, एन टाइप। तो ये फिक्स हो गया है कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। बस ये देखना है कि कॉमन बेस हो रहा है या फिर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। मेरी बात सुनो, एक बार और देख लो, मैंने आर से क्या कनेक्ट किया, देखो सवाल एक बार ठीक से देख लो कि पी क्यू आर हमने ऐसे तीन दे रखे हैं, तीन जो टर्मिनल होते हैं उसको कोई भी एक नाम दे दिया गया है, कोई सीक्वेंस में नहीं है, रैंडम है अपना, एक को पी, दूसरे को क्यू, तीसरे को आर दे दिया। ये बोला गया है कि जब आर से हम नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि कॉमन है, यानी ये तो फिक्स हो गया कि भाई जो आर है वो हमारा क्या है, दोनों में कॉमन है, इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट दोनों में कॉमन है। अब जब हमने या तो P को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, तो ये या तो PR फॉरवर्ड बायस हो रहा है या फिर QR फॉरवर्ड बायस हो रहा है। यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है कि पॉजिटिव टर्मिनल या तो हमने P से कनेक्ट किया है या Q से कनेक्ट किया है, तो उस केस में या तो अगर P से कनेक्ट करोगे तो PR फॉरवर्ड बायस, Q से कनेक्ट करोगे तो QR फॉरवर्ड बायस। यानी ये पॉजिटिव से अगर कनेक्ट हुआ है और तब ये PR अगर फॉरवर्ड बायस हो रहे हैं, तो ये P टाइप हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज। और अगर मान लो अगर हमने ये कनेक्ट किया है तो क्यू आर अगर फॉरवर्ड बायस हो रहा है और क्यू से पॉजिटिव को कनेक्ट किया है, तो क्यू कैसा हो जाएगा, पी टाइप का। आर तो एन टाइप का तो होगा ही होगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस हो रहा है, ये हमेशा या तो पी के साथ हो रहा है या क्यू के साथ हो रहा है। क्यू के साथ अगर हो रहा है तो भी ये पी टाइप होगा, पी के साथ हो रहा है तो पी टाइप होगा। ये पी टाइप होता तो नेगेटिव अगर पी से कनेक्ट करते तो कैसे फॉरवर्ड बायस होता। अब यहां से देखो, एक केस मानते हैं कि जब P जो हमारा है वो कैसा है, P टाइप का है, R हमारा फिक्स हो गया कि ये कैसा है, N टाइप का। अब हमारी बात आती है Q पे, दोनों एंड से पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, क्योंकि ये कैसा है, नेगेटिव। तो अगर दोनों एंड से पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है और ये फॉरवर्ड बायस है, तो यानी पॉजिटिव इससे कनेक्टेड है और पॉजिटिव इससे कनेक्टेड है, और ये रिवर्स बायस कब पॉसिबल होगा, जब ये कैसा होगा, एन टाइप का। तो इस केस में ये कैसा बनेगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर। या अगर आपने क्यू से किया तो ये पी होगा और ये कैसा हो जाएगा, एन टाइप, क्योंकि ये फिर अभी भी कैसे है, रिवर्स। एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये फिक्स हो गया। बाकी एक बार मैं और देख लूंगा कि ये कैसे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है।